तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 31 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों अपने हेल्थ के बारे में बता दूं कि बुखार तो सही हो गया है, लेकिन सर्दी जुकाम की शिकायत अभी भी है। सर्दी जुकामी की वजह से आज के मुख्य समाचार की आवाज भी आम दिनों के मुकाबले में थोड़ी सी अलग लग सकती है, तो कृपया करके इसे नजरअंदाज करें। बाकी जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य होने की कामना की है, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मैं भी यही चाहता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा ही स्वस्थ रहे। तो आइए दोस्तों अब ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ कि पाकिस्तान में आतंकी हमले में गई 44 लोगों की जान, 200 लोग घायल भी हुए हैं। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के बाज़ौर में अभी हाल ही में बीते रविवार को एक पॉलिटिकल रैली में ब्लास्ट हुआ है। वहां की पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इस आतंकी हमले में 44 लोगों की जान गई है, वहीं 200 लोग घायल हैं। ये घटना बाज़ौर खार तहसील की है। जानकारी के मुताबिक यहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम फजल की रैली चल रही थी। इसी दौरान ये बड़ा आतंकी हमला हुआ। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन पाकिस्तान में कहीं न कहीं बम ब्लास्ट होता रहता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी दर नापने जाए तो शायद वो जीरो निकलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों को लेकर कोई भरोसा नहीं होता है कि कहां पे बम ब्लास्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों जैसा कि आप ये बात जानते ही हैं कि पाकिस्तान को लेकर कई देश ये कहते हैं कि बहुत सारे आतंकवादियों को तो उन्हीं लोगों ने पनाह दे रखी है। अब इसका असर तो देखने को मिलेगा ही। हालांकि वो अलग बात है कि हम इंसान होने के नाते उनसे हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि इंसान होने के नाते हम ये जानते हैं कि एक सुई भी चुभती है तो कितना दर्द होता है, और वहाँ पे तो बम ब्लास्ट हो जाता है। किसी का पैर उड़ जाता है तो किसी का हाथ, किसी की तो जान ही चली जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि वो दर्द कितना ज्यादा होता होगा। बाकी आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई यहाँ पे पाकिस्तान के तारीफ के पुल नहीं बांध रहा। खैर आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते केवल 2 साल में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं हुई है लापता इंडिया में। इनमें 2,51,000 नाबालिग थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे 2 लाख केस देखने को मिले हैं। इसके बाद है दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में संसद में लापता महिलाओं के आंकड़े बताए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच देश भर से 13,13,078 महिलाएं लापता हुई है। इसमें 10,61,430 महिलाएं 18 साल के ऊपर की है, वहीं 2,51,430 नाबालिग हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से आए हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर इस तरह के मामलों में आगे है। बीते 2 सालों में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक मध्य प्रदेश से कुल 1,98,414 महिलाएं लापता हुई हैं, यानी कि लगभग 2 लाख के करीब। वहीं पश्चिम बंगाल से 1,93,511 महिलाएं लापता हुई हैं। वहीं महाराष्ट्र से 1,91,433 महिलाएं लापता हुई हैं। वहीं उड़ीसा से 86,871 महिलाएं लापता हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से 59,933 महिलाएं लापता हुई हैं बीते 2 सालों में। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से कुल 83,973 महिलाएं लापता हुई हैं। अब दोस्तों इतनी सारी महिलाएं कैसे लापता हुई, इनके साथ आखिर क्या हुआ, फिलहाल इसकी कोई भी खास जानकारी नहीं है। एक ताज़ा जानकारी यह है कि सरकार ने आंकड़ों को संसद में पेश करने के दौरान कहा है कि हमने महिला सुरक्षा के लिए पहल की है। यौन हिंसा के खिलाफ कानूनों को सख्त किया जाएगा, जिसमें क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार ने ये आंकड़े बताने के बाद लोगों से ये वादा किया है और भरोसा दिलाया है कि हम इस मामले में कानून को सख्त करेंगे ताकि ये परेशानी रुक जाए। दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि केवल 2 साल में, इनके केवल 24 महीने में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं लापता हुई हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आखिर इन महिलाओं के साथ क्या हुआ, ये कहाँ गयी, इन्हें किन लोगों ने उठाया, इनमें से कई खुद ही खो गयी। फिलहाल इसकी कोई भी खास जानकारी नहीं है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है। बाकी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से ये आज की सबसे बड़ी खबर है या नहीं। मेरे हिसाब से तो है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा हैदर और सचिन हुए खाने पीने तक के मोहताज। घर के बाहर है पुलिस का पहरा, काम पर जाने की परमिशन नहीं है। पिता बोला घर में कुछ भी नहीं बचा है। जी हां, पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन के पास ग्रेटर नोएडा आए सीमा हैदर इन दिनों घर में कैद है। उसके साथ सचिन, उसके पिता नेत्रपाल समेत 8 लोग घर में हैं। घर के बाहर पुलिस का पहरा है। इन लोगों को घर से बाहर आने जाने की परमिशन नहीं है। इससे सचिन के परिवार के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने उन्हें सचिन के पिता नेत्रपाल ने बताया कि सचिन और मैं रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। मेहनत मजदूरी करके जो कमाते थे उसके सहारे ही खाने पीने का इंतजाम होता था। अब पुलिस वाले बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो घर का पूरा खर्चा खत्म हो गया है, यानी कि घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है खाने पीने के लिए। दोस्तों सचिन के इन सब हालात के बारे में जानने के बाद ये भी पता चलता है कि आखिर सीमा हैदर ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ी कैसे। खैर फिलहाल जो भी हालात है, और अगर सच में इन लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है तो मेरी राय के हिसाब से जब तक इन लोगों के घर के बाहर पुलिस का पहरा है तब तक प्रशासन को खाने पीने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि खाना वगैरह के बिना तो इंसान वैसे ही मर जाएगा। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि जिसका आरोप सिद्ध हो चुका है और जिसको जेल हो गई है तो उसको भी खाना दिया जाता है। बाकी आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? आप चाहें तो आप अपनी बात इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि प्रशासन को या सरकार को खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए या नहीं, अगर सच में इन लोगों के घर में खाना नहीं है तो। आइए देखिए अगली खबर। नासिर जुनैद हत्याकांड में आया बड़ा अपडेट। फरार मोनू मानेसर का पुलिस को चैलेंज। वीडियो जारी करके बोला कि कल मेवात महारैली में आऊंगा, यानी कि चेतावनी दी। जी हरियाणा के भिवानी में 2 मुस्लिम युवक नासिर जुनैद हत्याकांड में वांटेड मोनू मानेसर कल मेवात महारैली में शामिल होगा। अब दोस्तों ये न्यूज बीते रोज पब्लिश हुई थी, यानी कि ये मेवात की महारैली
आज होगी और वांटेड मोनू मानेसर इस रैली में शामिल होगा। आपको बता दें, राजस्थान पुलिस उसे हत्याकांड के मामले में ढूंढ रही है। पुलिस उसे फरार बता रही है। हालांकि उसने वीडियो जारी करके सबको महारैली में शामिल होने का न्योता दिया है। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर ने कहा है, मैं खुद भी इस रैली में शामिल होऊंगा। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला दे कि मोनू मानेसर हरियाणा के भिवानी में 2 मुस्लिम युवकों को किडनैप करके बोलेरो में जिंदा जलाने के केस में पिछले 5 महीने से फरार है पुलिस के मुताबिक। हालांकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मोनू मानेसर कहीं फरार वगैरह नहीं है, वो तो आराम से ऐश की जिंदगी जी रहा है हरियाणा में ही। हालांकि राजस्थान पुलिस कहती है कि वो फरार है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बड़े ही इन शॉर्ट में बता दें कि लगभग 5 महीने पहले भिवानी में 2 मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था। असल में इन दोनों मुस्लिम युवक पे इस बात का शक था कि दोनों मुस्लिम युवक गाय के मांस की तस्करी करते हैं, यानी कि उसकी खरीदी बेची, और इसी के शक में, यानी कि केवल शक के आधार पर खुद ही जज बनकर आरोपियों की ओर से सजा दे दी गई। देखिए अगली खबर, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैंसर से मृत्यु दर है ज्यादा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, कैंसर वैश्विक स्तर पर, यानी कि दुनिया भर के स्तर पर मरने के प्रमुख कारणों में से एक है। हर साल दुनिया भर में कई प्रकार के कैंसर के कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं, जो मरने के जोखिमों को कई गुना तक बढ़ाने वाली समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पुरुषों की तुलना में कैंसर की वजह से महिलाओं की ज्यादा जान जा रही है। देखिए अगली खबर, टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी बोली, हम शुक्र ग्रह पे बनाएंगे कॉलोनी। सन 2050 तक 1000 लोगों को भेजने का किया है दावा। साथ ही में कहा, नए प्रयोग बंद नहीं होने चाहिए। जी हाँ, हाल ही में पिछले महीने अटलांटिक महासागर में फटने वाली टाइटन पनडुब्बी की मैन्युफैक्चरर कंपनी ओशियन गेट अब वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को ह्यूमस टू वीनस का नाम दिया गया है। इसके तहत 2050 तक वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के वातावरण को रहने लायक बनाया जाएगा और वहाँ 1000 लोगों को भेजा जाएगा सन 2050 तक। आसान शब्दों में कहें तो ओशियन गेट कंपनी ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ट्विटर के मालिक और टेस्ला के सीईओ यानी कि एलन मस्क मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाना चाहते हैं। और अभी नई कंपनी आई है जो न चांद पर न मंगल ग्रह पर बल्कि सीधे शुक्र ग्रह पे कॉलोनी बसाना चाहती है। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि वहाँ रहने के लिए पृथ्वी जैसा माहौल नहीं है। शुक्र ग्रह का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। उसके सरफेस यानी कि जमीन का तापमान लेड को भी पिघला सकता है, यानी कि तापमान बहुत ज्यादा है। वहाँ पे एसिड की बारिश होती है, यानी कि तेजाब की, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। वहाँ वातावरण का दाब पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद ओशियन गेट कंपनी को ये लगता है कि वहाँ जिंदगी तलाशने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। बाकी दोस्तों, कंपनी के इस दावे पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में आने वाले 2050 तक इंसान वीनस पे रह सकेगा और क्या कंपनी का दावा पूरा हो पाएगा? आप अपनी पर्सनल राय चाहे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए अब देखें अगली खबर, योगी सरकार लाएगी खेत सुरक्षा योजना, छुट्टा जानवर से होगी निजात, किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 1,43,000 रूपए। जी हाँ, आवारा छुट्टा जानवरों से परेशान उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार अब खेत सुरक्षा योजना ला रही है। इस योजना के तहत खेतों की मेड़ पर सोलर फेंसिंग यानी कि सौर बाड़ लगाई जाएगी। राज्य सरकार इस योजना को पायलट यानी कि टेस्ट के आधार पर इसी साल रबी की फसल के समय लागू करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से होने वाला नुकसान 2022 के विधानसभा चुनाव के समय एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें छुट्टा पशु और किसानों की फसलें दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। सोलर फेंसिंग बिना नुकसान पहुंचाए जानवरों को खेत से दूर रखती है। 12 वोल्ट का करंट पशु और मानव दोनों के लिए नुकसानदायक नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो खेत के चारों तरफ एक इस तरह का सोलर फेंसिंग लगाया जाएगा जिसमें 12 वोल्ट का करंट होगा। हालांकि इंसान या जानवर को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना आम करंट पहुंचाता है। देखिए अगली खबर, बिहार में जन्मी 2 सिर और 4 आंख वाली बकरी, सोशल मीडिया पे मचा तूफान। जी हाँ, बिहार के औरंगाबाद में एक बकरी का बच्चा चर्चा के केंद्र में है। बच्चे का जन्म अभी हाल ही में बीते शनिवार को हुआ है। उसके 2 सिर और 4 आंखें हैं। बकरी के 2 मुंह भी हैं। खास बात यह है कि वो दोनों मुंह से दूध पीती है। ये मामला गो प्रखंड के घेजना गांव का है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को इस बकरी का जन्म हुआ। 2 सिर और 4 आंख वाली बकरी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बकरी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसकी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर, टमाटर ने किसान को बना दिया धनवान, केवल 45 दिन में कमाए 4 करोड़ रुपए। जी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक किसान चंद्रमौली सुर्खियों में छाए हुए हैं। उन्होंने पिछले 45 दिनों में टमाटर बेचकर 4 करोड़ रुपए की कमाई की है। 4 करोड़ में 3 करोड़ रुपए उनका भारी मुनाफा है। उन्होंने बताया है कि टमाटर को लेकर आश्वस्त थे कि लागत निकल जाएगी, लेकिन इस बार तो छप्पर फाड़ कमाई हुई है। कमाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि किसान ने बीते 45 दिन में 3 करोड़ रुपए की कमाई की है और ये पैसे मुनाफे के तौर पर है। देखिए अगली खबर, कुरान जलाने को लेकर डेनमार्क हुआ सख्त, विरोधों को रोकने के लिए लाएगा कानून, मुस्लिम देशों ने बुलाई है बैठक। जी हाल ही में शायद आपने देखा होगा कि डेनमार्क और स्वीडन में मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान का अपमान किया गया और उसे जलाया भी गया। लेकिन अब डेनमार्क सरकार ऐसे विरोध प्रदर्शनों को लेकर सख्ती बरतने जा रही है। डेनमार्क सरकार ने अभी हाल ही में बीते रविवार को डेनमार्क और स्वीडन में कुरान का अपमान करने वाली ऐसी घटनाओं पे सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सरकार पवित्र ग्रंथों को जलाने से जुड़े विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए कानूनी उपाय तलाशेगी।
पहुंचेगी। आसान शब्दों में कहें तो धार्मिक किताबों को जलाने को लेकर डेनमार्क में और स्वीडन में कोई नया कानून बन सकता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, डेनमार्क में अभी हाल ही में बीते मंगलवार को कोपेनहेगन में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह ने मिस्र तुर्की के दूतावास के सामने कुरान की प्रति जलाई थी। इससे पहले स्वीडन में ईद के मौके पर एक मस्जिद के सामने कुरान को जलाया गया था। वहीं कुरान जलाए जाने के विरोध में इराक में प्रदर्शनकारियों ने बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। जाहिर बात है, कुरान के अपमान के बाद इस्लामिक देशों ने काफी गुस्सा जाहिर किया है। वहीं डेनमार्क और स्वीडन ने मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ कुरान जलाए जाने की घटना पर चिंता भी जताई है। देखिए अगली खबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ग्राहकों को लौटानी पड़ सकती है सब्सिडी की राशि। SMEV ने सरकार से कहा, ग्राहकों से भी व्हीकल सब्सिडी की रिकवरी की जाए। जहाँ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीद चुके ग्राहकों को सब्सिडी की राशि वापस करना पड़ सकता है, क्योंकि सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि SMEV ने ग्राहकों को मिल चुकी सब्सिडी वापस लेने के लिए सरकार को लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों से भी व्हीकल सब्सिडी की रिकवरी की जाए। दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा समेत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली 7 कंपनियों से 469 करोड़ रुपए लौटाने को कहा। ये कंपनियां फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि FAME 2 योजना के नियमों का उल्लंघन कर प्रोत्साहन राशि यानी कि सब्सिडी ले रही थी, और इसका फायदा आम जनता को भी मिला। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के जिन ग्राहकों को इस योजना का फायदा गलत रूप से मिला है, तो उनको आने वाले दिनों में सब्सिडी की राशि वापस लौटानी पड़ सकती है। यानी कि जिन लोगों को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते समय सब्सिडी की वजह से टू व्हीलर सस्ता पड़ा था। देखिए अगली खबर। अब कभी भी माफ हो सकता है किसानों का कर्ज। राजस्थान सरकार बनाएगी कर्ज राहत आयोग। बैंक नहीं कर सकेंगे किसानों की जमीन नीलाम। जी हाँ, चुनावी साल में राजस्थान सरकार किसानों को लुभाने के लिए एक बिल लेकर आ रही है, जो कि आने वाले दिनों में कानून बन सकता है। जानकारी के मुताबिक किसान कर्ज राहत आयोग बिल को 2 अगस्त को विधानसभा में पेश करके इसे पारित करवाया जा सकता है। यानी के पास ये बिल पारित होने के बाद किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस आयोग के बनने के बाद बैंक और कोई भी फाइनेंशियल संस्था किसी भी कारण से फसल खराब होने की हालत में कर्ज वसूली का प्रेशर नहीं बना सकेंगे और न ही किसान की जमीन को नीलाम कर सकेंगे। वहीं बताया गया इस योजना के तहत किसानों का कर्ज भी कभी भी माफ किया जा सकता है। बाकी आने वाले दिनों में जब ये आयोग लागू होगा, जब ये योजना लागू होगी, तो हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। देखिए अगली खबर। जंग रोकने के लिए सऊदी अरब होस्ट करेगा यूक्रेन का पीस समिट। 5 और 6 अगस्त को हो सकती है बैठक। भारत समेत इस बैठक में 30 देश होंगे शामिल। जी हां, सऊदी अरब आने वाले अगस्त के महीने में यूक्रेन की तरफ से आयोजित एक पीस समिट को होस्ट करने वाला है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में होने वाले समिट में रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की जाएगी। AP के मुताबिक समिट से जुड़े अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पे बताया है कि इस बैठक में यूक्रेन के अलावा भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका भी शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार से एक उच्च अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई गई है। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा गया है कि भारत समेत कुल 30 देश शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान इन सभी देशों की यही कोशिश होगी कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है तो उसको खत्म करवाया जाए। तो बैठक के बाद आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। देखिए अगली खबर। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में अब तक गई 187 लोगों की जान। वहीं तेलंगाना में 18 लोगों की जान गई। वहीं जम्मू कश्मीर में बादल फटने की वजह से गाँव में मची है तबाही। जी हाँ, मानसून सीजन यानी कि बारिश के मौसम में हुई बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 दिनों में 187 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 34 लोग लापता है। वहीं तेलंगाना में बीते एक हफ्ते में बारिश की घटनाओं में 18 लोगों की जान चली गई है। करीब 12,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। यानी कि कई जगहों पे बाढ़ आ गई, उनके घर वगैरह डूब गए हैं, तो उनको टेंट वगैरह लगाकर वहाँ पे रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के चमोली में अभी हाल ही में बीते रविवार को सुबह पहाड़ों से पत्थर गिरने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। हालांकि 2 घंटे के बाद इसे खोल दिया गया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी भी देश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से हालात काफी ज्यादा खराब है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज 31 जुलाई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गोवा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, इन सभी जगहों पे आज बहुत भारी बारिश होगी। वहीं मेघालय में आज मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी यहाँ पे जिन शहरों या जिन राज्यों के नाम नहीं है तो वहाँ पर या तो हल्की बारिश होगी या मौसम सूखा बना रहेगा। देखिए अगली खबर। आज सेंसर बोर्ड तय करेगा OMG 2 मूवी का भविष्य। यू सर्टिफिकेट देने में हिचक रहा है सेंसर बोर्ड। मेकर्स चाहते हैं कि बच्चे भी ये फिल्म देखें और इसके लिए यू सर्टिफिकेट है जरूरी। जी हाँ, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म OMG 2 अभी भी सेंसर बोर्ड में लटकी हुई है। सूत्रों की माने तो फिल्म को लेकर एक अहम फैसला आज सोमवार को आएगा। सेंसर बोर्ड और फिल्म बनाने वाले यानी कि मेकर्स दोनों अपने रुख में लचीलापन ला रहे हैं। बताया गया सेंसर बोर्ड फिल्म में कट लगाने की संख्या में भी कमी कर रहा है। हालांकि बोर्ड अभी भी फिल्म को यू सर्टिफिकेट देने में हिचक रहा है। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म बनाने वाले मेकर्स इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें यू और ए सर्टिफिकेट दोनों दिया जाए। हालांकि ए सर्टिफिकेट तो उन्हें मिल गया है, लेकिन अगर उन्हें यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे ये फिल्म नहीं देख पाएंगे। देखिए अगली खबर। इसरो ने बताया अपना आने वाला प्लान। जल्द होगा गगनयान टेस्ट। इसके फाइनल चरण में 3 लोगों को 400 किलोमीटर दूर स्पेस में भेजा जाएगा। जी हाँ, इसरो ने अभी हाल ही में बीते रविवार को यानी कि 30 जुलाई को PSLV से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए। इसके बाद इसरो ने एक बुक लॉन्च की जिसमें इस साल के आने वाले प्लान के बारे में बताया। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा है कि हम अगस्त या सितंबर की शुरुआत में एक और PSLV मिशन लॉन्च करेंगे। वहीं इसरो के अनुसार गगनयान टेस्ट में 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा। ये 3 दिन का मिशन होगा जिसमें 400 किलोमीटर की दूरी तय करके
करके उन्हें धरती पे सुरक्षित वापस लाया जाएगा। तो गगनयान का मेन मकसद यही है कि अपनी भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो द्वारा इंसानों को पहली बार स्पेस में भेजा जाए और हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला मिशन भी हमारा सफल रहे। देखिए अगली खबर, मन की बात का 103वां एपिसोड हुआ टेलीकास्ट। पीएम मोदी बोले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा, इस साल भी हर घर फहराए तिरंगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते 30 जुलाई को मन की बात प्रोग्राम के जरिए देशवासियों से बात की। मन की बात के 103वें एपिसोड को सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया गया। वैसे हमने आपको इसके बारे में बीते रोज के मुख्य समाचार में बता दिया था। फिलहाल ये बता रहे हैं कि मन की बात में पीएम मोदी ने क्या मेन बातें कही। तो मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आज देश में अमृत महोत्सव की गूंज है। 15 अगस्त पास ही में है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे शहीदों की याद में अनेक कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इन विभूतियों की याद में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में खास शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसे पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने ये कहा है कि इस 15 अगस्त को भी देश का हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराए और ताकि ये पता चले कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था। देखिए अगली खबर, होम कार लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर। आइए बताएं रेपो रेट को लेकर क्या आई है जानकारी। जी हाँ, जो भी आने वाले दिनों में होम लोन लेने वाले हैं या कार लोन लेने वाले हैं, जिन लोगों ने इनमें से कोई भी लोन ले रखा है तो उनके लिए ये अच्छी खबर है। बात यह है कि इंडिया टीवी की ओर से इस बारे में रिपोर्ट जारी करने के बाद ये अनुमान जताया गया है कि इस बार फिर से जो रेपो रेट को लेकर बैठक होगी आरबीआई की, तो उसमें रेपो रेट की दर को पिछली 2 बार की तरह जस का तस रखा जा सकता है, यानी कि रेपो रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो इसी की वजह से रेपो रेट में बढ़ोतरी न होने की वजह से लोन की ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। ऐसे में जिन लोगों ने लोन ले रखा है या आने वाले दिनों में लोन लेंगे तो उनका जो लोन का ब्याज है उसका बोझ नहीं बढ़ेगा। देखिए अगली खबर, मणिपुर का दौरा करके लौटे INDIA के 21 सांसद, गवर्नर से मिलकर कहा एक्शन है जरूरी। साथ ही में कहा पीएम मोदी की चुप्पी दिखाती है कि वो इस मामले में गंभीर नहीं है। जब विपक्षी गठबंधन INDIA के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन का मणिपुर का दौरा करके अभी हाल ही में बीते रविवार को दिल्ली लौट आया। एयरपोर्ट पे RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति पीड़ादायक है। संसद से पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले कि एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी और पीएम मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए। उनके मंत्री दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं, उन्हें वहां की जमीनी हकीकत देखने के लिए वहां जाना चाहिए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाल के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वहां लोगों के पास ना तो खाना है और न ही दवाएं हैं। वहीं पीएम मोदी को लेकर कहा गया कि पीएम मोदी इस मामले में कुछ भी सही से नहीं बोल रहे हैं। पीएम मोदी की ये चुप्पी दिखाती है कि वो इस मामले में गंभीर नहीं है। दोस्तों, मणिपुर का ये वही मामला है जिसे लेकर अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि वहाँ पर 2 या 3 महिलाओं को पूरा नंगा करके घुमाया गया। वहीं एक 21 साल की लड़की के साथ सरेआम सामूहिक दुष्कर्म किया गया, यानी कि कई सारे लोगों ने एक साथ बलात्कार किया एक भीड़ के सामने। वहीं जब इस लड़की का भाई उसे बचाने के लिए आया तो उसे मौके पे ही मार डाला गया। देखिए अगली खबर, कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल का 40% काम हुआ पूरा। अब इसकी डेडलाइन 4 साल बढ़ाई गई। इस टनल का काम पूरा हो जाने के बाद 4 घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय हो जाएगा। जहाँ कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इलाके में बार बार बदलते मौसम के चलते नई डेडलाइन अब दिसंबर 2030 कर दी गई है, यानी कि अब ये टनल 2030 तक बनकर तैयार होगी। हालांकि टनल का 40% काम पूरा हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें ये टनल एशिया की सबसे लंबी और ऊंचाई पर बनने वाली टनल है। वहीं आपको बता दें ये टनल यानी कि सुरंग 4 घंटे के रास्ते को महज 15 से 20 मिनट में बदल देगी। इस टनल की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।